हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएल के टायर 1 का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि पेपर आपका कब हुआ था? 6 मार्च 2020 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट में। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और जैसा कि आप जानते हैं इसमें ओवरऑल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरे के पूरे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था पेपर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व दी फॉलोइंग। आपको दिया है एक समीकरण और आपसे पूछा गया है कि उस समीकरण का मान क्या है, बताइए। तो 113 × 87 का आपको केवल गुणा करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ें नहीं देखते हैं और सीधा गुणा करने में लग जाते हैं और अपना अननेसेसरी 30 से 40 सेकंड का समय खराब कर देते हैं। जबकि अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देखें तो इसके ऑप्शन इतने प्यारे आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है 10,000, 10,169, 9,831 और 10,026। तो इसमें जो चार ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन के इकाई के जो अंक हैं वो देखिए डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो क्या हम इकाई के अंक के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं और हमने भी यही तरीका लगाना है। कैसे लगाना है भाई? तो देखिए, यहाँ पर आपको नंबर दिया है 113 और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 87 से। तो जब आप 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 के 21, इकाई का अंक क्या आएगा आपका? 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो इकाई का अंक 1 किस ऑप्शन में दिया है आपको? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया है इकाई का अंक। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। कितने आसानी से आपने दे दिया। लेकिन दिमाग में बात ये आती है सर इन केस चारों ऑप्शन में हमारे इकाई के अंक 1 होते तो क्या हम इस तरीके से कर सकते थे? तो नहीं कर सकते थे। तो फिर हम इसको ईजी कैसे करते? तो देखिए, ये लिखा है आपके पास नंबर 113 × 87, 87। ये आपके पास नंबर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 113 को आप लिखिए 100 + 13। इन केस अगर आपके चारों ऑप्शन कैसे होते बेटा? चारों ऑप्शन में इकाई का अंक आपका यदि 1 होता तब। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 100 - 13। देखिए, 100 + 13 113 और 100 - 13 करेंगे तो भी आपका कितना? 87 आएगा, 87। अब आप जानते हैं a + b × a - b, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या होता है बेटा? a² - b² का फॉर्मूला ये। तो बस ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दीजिए। ये आपका a + b a - b हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर 100 का स्क्वायर माइनस कितना? तो आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 10,000 और ये माइनस हो जाएगा 169। जब 10,000 में से 169 माइनस करेंगे तो 9,831 आपके पास बचेगा और यही आपका आंसर है, 9,831। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 and ₹50. द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन इज 12. The number of ₹10 and the number of ₹50 notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। ठीक है, नोटों की कुल संख्या कितनी है बेटा? 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है। तो वॉलेट में कुल कितने नोट हैं ये आपको बताना है। किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, एक वॉलेट है जिसमें कुल कितने नोट हैं। तो अगर कुल नोट की बात करें, हम टोटल नोट्स की बात करें कि कुल कितने नोट हैं, तो आप कहेंगे सर 12 है। टोटल नोट कितने हैं? 12 हैं। अब इस 12 में जो 10 रुपये के नोट हैं और जो आपके 50 रुपये के नोट हैं, उनकी जो संख्या का अनुपात है वो 1:2 का अनुपात है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 10 रुपये के नोट 1 हैं तो 50 रुपये के कितने हैं? 2 हैं, बस जस्ट दुगने हैं उसके। तो यहाँ पर हम टोटल कह सकते हैं टोटल कितने नोट्स हैं? 3 हैं। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए बेटा आप? 12 के बराबर, क्योंकि कुल नोटों की संख्या कितनी है वॉलेट में? 12 है। और यहाँ पर 10 रुपये और 50 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 रुपये के नोट यदि 1 हैं, 10 रुपये के नोट यदि 1 हैं और 50 रुपये के कितने? 2 हैं, तो टोटल कितने हुए? 3। 3 की वैल्यू 12 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 4 के बराबर। तो यहाँ से 10 रुपये के नोटों की संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी? तो आप कहेंगे सर 4। 50 रुपये के नोटों की संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी? तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 8। 1 यूनिट 4 के बराबर, 2 8 के बराबर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? नोटों की संख्या निकाल ली।
अब यदि 10 रुपए के नोटों की संख्या आपने देखा कितनी है, 4 है, तो इनसे रुपए कितने बनेंगे, तो 4 इंटू क्या कर दीजिए 10, तो 40 रुपये बनेंगे। यानी कि इस वॉलेट में टोटल 40 रुपये जो का मूल्य है वो 10 रुपये के नोटों की वजह से बन रहा है। यानी कि 10 रुपये के नोटों से कितने रुपए बनते हैं, तो आप कहेंगे सर 40 रुपये। जबकि अगर हम बोलें कि 8 नोट 50 के हैं तो इनसे कितने रुपए बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 8 5 40 यानी कि 400 रुपये। 8 5 40 यानी कि 400 रुपये। तो टोटल वॉलेट में कितने रुपए हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 440 रुपये। तो उस वॉलेट में ओवरऑल कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 440 रुपये है। 440 बेटा आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो 440 दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है बेटा कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस 3y की होल पावर 3 इज। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि x माइनस 3y की होल पावर 3 में x का गुणांक बताइए क्या है। x का गुणांक आपको बताना है, तो पहले इसको समझ लें किस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा 3xy और हमने आपसे पूछा कि इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। तो अगर हम आपसे पूछा कि इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर x को हटा दीजिए, जिसका गुणांक पूछा है ना उसको हटा दीजिए, तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 3y। तो जो आपके पास 3xy था इसमें x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर 3y है। x को हटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट निकल कर आया है x का वो 3y है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y की होल पावर 3। डायरेक्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, डायरेक्ट का तरीका, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे किस तरीके से। तो देखिए ये लिखा है आपके पास x माइनस 3y का होल क्यूब लिखा है। अब ये होल क्यूब लिखा है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा आप नज़र मारें कि a माइनस बी का होल क्यूब, भली भांति परिचित है क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप बताइए कि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें यहाँ पर इस फॉर्मूले की इस हमारे क्वेश्चन से, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, x होगा, और b बराबर क्या होगा, 3y होगा। तो अब आप बताइए कि किस टर्म में आप a बराबर x रखेंगे और आपको केवल x के रूप में वो मिलेगा, तो वहाँ से आप x स्क्वायर x का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 3 है, मतलब यहाँ पर x की पावर 3 मिलेगा, यहाँ पर आपको x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन x केवल आपको इस वाले टर्म में मिलेगा। यानी कि जो लास्ट टर्म है बेटा आपका 3ab स्क्वायर, इससे आपको x का कोफिशिएंट मिल जाएगा केवल लास्ट टर्म से। तो इस लास्ट टर्म को देखिए 3a की जगह पे आप x रखिए, y की जगह पे 3y का होल स्क्वायर कर दीजिए, केवल ये वाला लास्ट टर्म लिया हमने, ठीक है। तो 3x इंटू कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27xy स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है, मीन्स आपको क्या करना है, x को नहीं लेना है, जिसका कोफिशिएंट बताना है उसको नहीं लेना है। तो क्या बचा, तो 27y स्क्वायर बचा। तो 27y स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। तो 27y स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है, तो 27y स्क्वायर ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है और इसी तरीके से आपको करना है, बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। कैसे कि आपने देखा कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है। अब अगर ये बेटा a माइनस बी का होल क्यूब है तो आपको x कहाँ मिलेगा इसमें, तो आप कहेंगे a स्क्वायर यानी कि a क्यूब यानी कि आपको क्या मिलेगा, x का क्यूब। फिर आप लिखेंगे b क्यूब यानी कि b से तो मतलब ही नहीं है, 3y है, तो y वाला टर्म तो लेना ही, जब तक उसके साथ में x नहीं आएगा तब तक हमारा कोफिशिएंट नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट टर्म गए तो 3a स्क्वायर भी होता है, a मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा वहाँ से आपको। फिर लास्ट टर्म पे जैसे ही हम आए तो 3ab स्क्वायर था, तो 3a की वैल्यू x है तो 3x और b स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर हो गया। 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27y स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दिमाग में, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो किस ऑप्शन पर टिक कर दिया हमने, ऑप्शन डी पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस स्टोव टू शॉपकीपर्स एट 10% प्रॉफिट एंड इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू कस्टमर टू अर्न 15% profit. If a stove for rupees 7
1590, देन व्हाट इज दी इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक विनिर्माता दुकानदारों को गैस स्टोव 10% के लाभ पर बेचता है और बदले में वे ग्राहक को गैस स्टोव 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपये में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को, और डीलर किसको, कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर डीलर को, डीलर किसको, कस्टमर को सेल करता है। अब कैसे कैसे सेल करते हैं, इनके सेल करने की प्रोसेस देखिए। ये इससे 10% का प्रॉफिट लेता है डीलर, मैन्युफैक्चरर कितने का प्रॉफिट लेकर बेचता है, 10% का, और डीलर कस्टमर को कितना, 15% का प्रॉफिट लेकर बेचता है। और फाइनली कस्टमर को वो कितने का पड़ता है, तो 7,590 रुपये का स्टोव इसको पड़ता है। 7,590 रुपये का स्टोव कस्टमर को पड़ता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल है। आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने मान के चलिए X रुपये में इसको बनाया, इसकी जो लागत आई, उत्पादन लागत आई, इसको मैन्युफैक्चर करने का जो कॉस्ट आया वो X रुपये है। अब ये X पर 10% का प्रॉफिट कमाएगा, तो आप कहेंगे सर 10% जो होता है, 10% को हम लिख सकते हैं कितना, तो आप कहेंगे सर 1/10, तो यानी कि 10 पर 1 रुपये का लाभ लिया तो कितने का बेचेगा, वो 11/10 के रेशियो में बेचेगा। यानी कि स्केल फैक्टर क्या आएगा, बढ़कर बेचेगा, यानी कि 10 वाली चीज़ को 11 में बेचेगा, तो यानी कि X वाली चीज़ को वो कितना, 11/10X में बेचेगा, 11X/10 हो जाएगा, इतने में बेचेगा। अब ये किसका कॉस्ट आ गया, तो आप कहेंगे डीलर ने खरीदा ये तो 11X/10 में। लेकिन अब डीलर कितने का, 15% का प्रॉफिट कमाता है इस पर। 15% मीन्स होता है, तो आप कहेंगे सर 3/20, यानी कि 20 वाली चीज़ पर 3 का प्रॉफिट कमाता है डीलर, तो कितने का बेचा होगा, तो आप कहेंगे सर 23/20 का बेचा होगा इसने कस्टमर को। 20 वाली चीज़ को 23 में बेचा होगा, तो यहाँ पर आप इसका 23/20 निकाल दीजिए और बराबर किसके कर दीजिए, 7,590 के बराबर कर दीजिए। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से 11 छिक्का 66, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 9, 11 9 99। 23 से तो आप कहेंगे सर 23 3 69, तो ये हो गया 30, ये हो गया 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 का, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 6,000। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 6,000 रुपये है। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 6,000, तो 6,000 दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है बेटा, तो यहाँ कह रहा है कि ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन क्लास वर रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ए हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक चिकित्सीय जांच के दौरान एक कक्षा के 40 छात्रों की ऊंचाइयां दर्ज की गई जिन्हें निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है, 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। अब थोड़ा सा आप टेबल का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, एक तरफ तो लिखा है हाइट इन सेंटीमीटर और एक लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये तो आपको ऊंचाई दी है, ये क्या दी है बेटा, ऊंचाई दी है, किस में, सेंटीमीटर में, और ये आपको क्या दी है, संख्या, छात्रों की संख्या, ये क्या दी है, संख्या छात्रों की, कितने संख्या में है वो। तो यहाँ पर लिखा है लेस देन 175, मतलब ऐसे छात्र जिनकी ऊंचाई 175 से कम है उनकी संख्या कितनी है, 40 में आ जाते हैं वो। ठीक है, वो 40 के अंदर अगत आ जाते हैं, जबकि टोटल स्टूडेंट 40 थे। तो 175 से कम है अगर हम बोलेंगे तो भाई अगर कोई बच्चे की हाइट 1 सेंटीमीटर है तो वो 175 से कम में काउंट होगा, और किसी की अगर 160 है, 150 है, 155 है, 135 है, 100 है, 95 85 सेंटीमीटर है तो वो भी 175 से कम में काउंट होगा। तो यानी कि पूरे स्टूडेंट काउंट हो गए किसमें, 175 से कम में। अब 170 से कम कितने हैं, तो 35 हैं। 165 से कम कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 25 हैं। 160 से कम कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 16 हैं। 155 से कम कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 8 हैं। और 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले कितने, तो आप कहेंगे सर 4 हैं। यानी कि उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, ऐसे कितने हैं, 4 हैं।
अब वो 149 हो सकती है, 48, 100, 85 कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें कि कितने छात्रों की हाइट 165 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है। तो देखो 165 सेंटीमीटर से लेस वाले तो ये तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी। अब कौन से इंक्लूड होंगे, तो ये वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये वाले इंक्लूड होंगे, यानी कि टोटल कितने हैं, जो 175 हैं, 40 में आ रहे हैं। अब 165 से जो अधिक हैं वो भी 175 में आ जाएंगे, और जो 165 के बराबर हैं वो भी 175 से कम में आ जाएंगे। तो इस 40 में से आप किसको माइनस कर दीजिए, जो 165 से कम तक के उनको माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या निकल आएगा, उन छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगी, 40 माइनस कितना करना है बेटा आपको, केवल 25 करना है, इतना सा क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15। तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है बेटा, या तो 165 सेंटीमीटर है या उससे अधिक है, ठीक है। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन ए ट्राइंगल इफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है। देखिए किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि किसी भी त्रिभुज में जैसे हमने एक ट्राइंगल ये बना लिया, वो त्रिभुज कब होगा, अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसकी इस भुजा को नाम दिया ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। ये ए बी सी जो स्मॉल ए बी सी भुजाएं हैं, इनसे कब त्रिभुज का निर्माण होगा, तो उसके लिए कंडीशन होती है बेटा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा, यानी कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, c। सेम इसी प्रकार से आपका होगा b प्लस सी इज ग्रेटर देन, तो आप कहेंगे सर a। इसी प्रकार थर्ड आपका होगा c प्लस a इज ग्रेटर देन b। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा तीन भुजाओं से जब उसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होगा, बड़ा होगा। तीन भुजाएं हम आपको दे दें और बोलें कि बताइए इससे त्रिभुज बनना संभव है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि दो भुजाओं का योग पहले करेंगे तीसरी से बड़ा हो रहा कि नहीं, फिर अगली दो भुजाओं का योग करेंगे तीसरी से बड़ा हो रहा कि नहीं, फिर अगली दो भुजाओं का योग करेंगे तीसरी से बड़ा हो रहा कि नहीं। अगर उनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो गया, तो ऐसी भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा हो बेटा, बड़ा हो, तो उससे क्या होता है, त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। अब इन्होंने बोला कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए पहली भुजा कितनी दी है, अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर पहली भुजा में 5 दी है, 5 सेंटीमीटर। दूसरी कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर दी है। अब तीसरी इनमें से कोई सी होगी, तो चलिए हमने ऑप्शन ए ले लिया। हमने कहा 3 सेंटीमीटर हो सकती है। चलिए अगर 3 सेंटीमीटर हो सकती है तो अब आप देखिए 5 प्लस 3 करिए, इन्हीं दो भुजाओं का योग करिए, कितना हुआ, 8 हो गया। तो दो भुजाओं का योग क्या तीसरी से बड़ा हुआ, तो आप कहेंगे सर नहीं, ये तो बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन लेते हैं। अगर बी लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब हम 5 और 4 करते हैं तो आप कहेंगे सर 9, बिल्कुल, और 9 बड़ा होता है 8 से, एक कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप करिए 5 और 8, तो आप कहेंगे सर 13। इन दोनों का योग भी देख लीजिए 4 से बड़ा है कि नहीं, या 8 4 कर लीजिए, 8 प्लस 4 तो ये कितना हुआ, 12। ये भी बड़ा है किससे, 5 से, है कि नहीं। इसी प्रकार आप 5 और 8 का करिए, 5 और 8 का योग करिए तो आप कहेंगे सर 13।
ये भी बड़ा है किससे, 4 से, बिल्कुल है। तो ये 101% आपका आंसर होगा, क्योंकि देखिए एक भुजा के साथ में आपने योग किया इसका तो तीसरी भुजा से बड़ा आया, फिर अगली दो भुजाओं का योग किया तीसरी भुजा के बड़ा आया, फिर अगली दो भुजाओं का योग किया तीसरी भुजा से बड़ा आया। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो इससे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो ये आपका 100% आंसर होगा। लेकिन अब आप कहेंगे सर बाकी और चेक कर ले तो क्या है, तो देखिए बाकी और चेक कर लेते हैं। अगर आप 14 लेते हैं, 8 5 13 करेंगे, दो भुजाओं का योग 13 और ये 14, तो ये तो छोटा हो गया, तो ये फिर आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आप 2 लेते हैं तो देखिए 5 और 2 7 होगा, 8 से छोटा हो गया, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो ध्यान रखना, 3 भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब उसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग, यानी कि निम्न समीकरण को हल करें। तो निम्न समीकरण को हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, डीमास का रूल लगेगा, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। 4 बटे कितना लिखा है, 3, और भागित कितना लिखा है, तो आप कहेंगे सर 1 बटे 6, इंटू में क्या है 2, और माइनस में कितना है 1, तो 4 बटे 3। देखिए भाग को गुणा में बदलना हो तो 6 बटे 1 हो जाता है, पलट जाती है राशियाँ, इंटू 2 माइनस 1, 3 से ही कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 2 बार, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 माइनस कितना कर देंगे 1, तो कितना आ गया 15। तो 15 बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 15 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 15 आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है बेटा कि यहाँ पर आपको कुछ गिवन है। गिवन क्या है, इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 5 देन a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 इज। ठीक है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5 है तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 का मान क्या होगा। डायरेक्ट को तरीका भी है, आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। तो पहले डायरेक्ट समझ लें कैसे करेंगे। यदि आपके पास कभी भी लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू p, ये आपका एक फॉर्मेट है। आपसे पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा x³ माइनस नहीं p³ x³ नहीं बेटा, ये क्या होगा p³ p की वैल्यू के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा p³ माइनस 3p। इससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इससे आपका आंसर निकल आएगा। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या लिखा है, आप कहेंगे सर a प्लस 1/a, a प्लस 1/a ये कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये दिया है 5। तो यहाँ 5 क्या है, p की तरह काम करेगा। आपको निकालना क्या है, a³ प्लस 1/a³ निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये 125 माइनस ये आपका हो जाएगा 15, तो 125 में से 15 जाएगा तो 110, तो ये आपका आंसर हो गया 110। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर, एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से जा सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए आप बेटा, फॉर्मूला भी पता रहे, कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन में भी लग सकता है। जैसे आपके पास यहाँ लिखा है कि a प्लस 1/a इक्वल टू क्या दिया है 5, और आपको a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू होता है a प्लस 1/a की होल पावर 3 माइनस 3 a माइनस 1/a प्लस 1/a। ठीक है, a प्लस 1/a। तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, तो a प्लस 1/a गिवन है, a प्लस 1/a गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू रख दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, तो ये 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए इसके बाद वही बन गया स्टेप आपका, तो ये 125 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आया 110। ठीक, अब इसको भी समझ लेंगे कैसे आया। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये सिंपल एक फॉर्मूला है। आपको पता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो फॉर्मूले होते हैं ना, उस फॉर्मूले से ये बना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एक और होता है बेटा, वो भी कर लीजिए, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब इसमें ही क्या करते हैं बेटा कि ए की जगह पे यहाँ पर ए रख दिया और बी की जगह पे 1/a रख दिया, तो यहाँ पर ए और 1/a कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचता है। तो देखिए यहाँ पर 3 बचा। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़े।